हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पीरियोडिक टेबल के एक और नए लेक्चर में, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की। इसके पहले तक हमने आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट कर ली है। अब आप इतने लेवल हो चुके हो, मतलब इतना अच्छे हो चुके हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, चीज़ों को समझा है तो, कि अब आप वीके जयसवाल जो बुक आती है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है जिससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी की, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस के लेक्चर्स देखे हुए हो, वरना सारा चीज़ें ऊपर से जाने वाली है तो फिर आप मेरे को मत बोलिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग। ठीक है, वो एप्लीकेशन है जो आप अंग्रेजी में लिखते हो, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें जो हमको तीन पढ़ने हैं, पहला हमको पढ़ना है मेटेलिक कैरेक्टर। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग एप्लीकेशन ही पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। शायद बहुत छोटा, शायद 10-15 मिनट का लेक्चर हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर आपने पढ़ा है क्लास 10th में, कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर से ही पता चलती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जिसको हम बोलते हैं, चाहे मेटेलिक कैरेक्टर बोलिए चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोलिए। तो आपने पढ़ा था जो मेटल्स होते हैं, हम उसी बेस पे डिफाइन करते हैं कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, यानी इलेक्ट्रॉन का लूज करना कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी से तो नहीं रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भैया जो मेटेलिक कैरेक्टर, डिटेल का 2 मिनट का टॉपिक है। देखो कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बात कर रहा हूँ, बस ये आप ध्यान रखो। मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। भाई इलेक्ट्रॉन अगर जो आसानी से लूज कर देगा तो उसको निकालने में आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर आप एनर्जी कम दे रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होगा ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। समझ आया? नहीं समझा तो ये लिखा है ब्रैकेट में कि आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली है। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने के बाद भैया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो भैया, कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम, काम खत्म। ठीक है। अब ये बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी? जो जो फैक्टर काम के थे वो चीज़ें वो आपको पता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉक वाइज साइज़ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हम एक ग्रुप में बात करें, जनरली बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कि आपका लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम और सीजियम। और इसी में बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर और आपका बेरियम। तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होता है? यहाँ से यहाँ जाने पे आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो मेटेलिक के जो कैरेक्टर है वो बढ़ेगा, या ऐसा लिख सकते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता है पूरा पूरा। क्लियर है बात? तो मेटेलिक कैरेक्टर यही हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बात खत्म। तो मेटेलिक कैरेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नोट कर लो इसको आप। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो है स्टेबिलिटी के। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी देखने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। जैसे मान लो कि आपके पास Cl+ है, तो यहाँ पे Cl+ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 में है। अगर मैं Cl- लिखता हूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो चार्ज स्पेसी पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब हम कैसे बताएंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट?
तो आपको पता है कि जो आपका आयरन है उसके ऊपर Fe2+ भी होता है और Fe3+ भी होता है। बस आपसे इसी तरीके से पूछ लेंगे, एक मेटल है उसके ऊपर एक पे M+ है एक पे M2+ है, बताइए कि दोनों में से जो है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब कौन ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। तो बस वही आपको करना है। तो इसके लिए रूल है अपने पास, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। रूल नंबर 1 कि अगर डेल्टा IE की वैल्यू लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर आप डेल्टा आई करो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये मत लिखिए, विल बी मोर स्टेबल। इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए, अच्छा डेल्टा आई क्या है, डेल्टा आई ई जो है आपका IE2 माइनस IE1 हो सकता है, या ये हो सकता है और करके डेल्टा IE3 माइनस IE2, यानी ये सक्सेसिव डिफरेंस है ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है, सक्सेसिव डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। तो डेल्टा आई क्या है, सक्सेसिव डिफरेंस है किसका, आयनाइजेशन एनर्जीज का। चलिए एक एग्जांपल करते हैं कि इसका मतलब क्या, बहुत आसान, अगर इसके ऊपर सवाल पूछेगा तो वही एकदम समझ लो कि फ्री के सवाल है, तो मतलब फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। क्या है देखिए, M से आपने बनाया है M+, कुछ एनर्जी दे रहे होगे, तो मान लीजिए आपने दिया IE1, ये आपका होता, और आपने इसमें दिया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। M+ से आप M2+ बनाते हो, तो M+ से जब आप M2+ बनाते हो तो आप दे रहे हो मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ लूँ M+ ज़्यादा स्टेबल होगा कि M2+ ज़्यादा स्टेबल होगा, बस आपसे इतना पूछूंगा और आपको ये सारी वैल्यूज दी रहेंगी, सवाल यही इतना है, खत्म। आपसे पूछो बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, M+ और M2+। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेंज देखो, डेल्टा IE वो क्या है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 में से 7 गया तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो क्या डेल्टा IE की वैल्यू जो है, डेल्टा IE की जो वैल्यू है वो लेस देन है ना 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब भी डेल्टा IE आपका 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, है ना, क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका M2+ जो है वो मोर स्टेबल है, समझ आया। अब इतना नोट करिए, मैं साइड हो गया हूँ, आप इतना नोट करिए, नोट हो गया। हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की, ये समझ आया रूल ना। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप डेल्टा आई निकालो और उसकी वैल्यू जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ जाए, किससे ज़्यादा आ जाए, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। एग्जांपल कर लें इस पर, तो अगर आप है M से बना M+ के बाद आपका बना M2+, तो ये IE1 है और ये IE2 है, क्लियर है। और यहाँ पे मान लीजिए आपसे लगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे आपका लग रहा है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपसे पूछ जाए कि M+ ज़्यादा स्टेबल होगी कि M2+, तो आप देखो डेल्टा आई निकालो सबसे पहले, तो 30 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आर आपका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में जो चेंज है वो जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, और जब भी ज़्यादा आ जाए तो आपका जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, यानी अब यहाँ पे आपका M जो प्लस है वो मोर स्टेबल होगा, समझ आया। अब हम लोग अगला बात करते हैं, टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो तीसरा और अपने पास लास्ट एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, तो एक सवाल से शुरू करते हैं, बहुत आसान है कि कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है और उसका आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी दिखी, ये IP1 है, ये IP2 है, ये IP3 है, ये IP4 है, IE भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये एक्स एलिमेंट है, उसके लिए आपको दे के रखा है यहाँ पे 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके लिए हो गया 160 या 190 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर यहाँ पे आपके लिए 550, फिर यहाँ पे आपके पास 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपको ये इतना डेटा दिया रहेगा, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको इसमें क्या देखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अब यहाँ पे समझिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन बिफोर फर्स्ट लॉन्गेस्ट, है ना, फर्स्ट लॉन्गेस्ट जंप इन नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यू गिवन बिफोर फर्स्ट लॉन्गेस्ट जंप इन आई। कहने का क्या मतलब है, जैसे आप देखो 150 है, 150 के बाद 190, 190 के बाद 550 है, 550 600 है, तो आपको फर्स्ट लॉन्गेस्ट जंप कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके जस्ट पहले आपको कितने आईपी की वैल्यू देके रखी है, मतलब आई एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जीज की कितनी वैल्यूज देके रखी हैं, 2। तो आप देखो यहाँ पे जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स में कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 2, और पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, वो हो जाएगा आपको +2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, पॉसिबल क्या हो सकता है, +2 हो सकता है। आपसे ये पूछ सकता है, अब इसी में अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए, आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ, ये वैल्यूज दे के दिखा रहे हैं, और आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो आपसे पूछ लिया जाए राइट या फॉर्मूला ऑफ, आपसे पूछ ले राइट द फॉर्मूला ऑफ, पहला आपसे पूछ सकता है ऑक्साइड का फॉर्मूला, दूसरा आपसे पूछ सकता है सल्फाइड का फॉर्मूला, तीसरा आपसे हाइड्राइड का फॉर्मूला पूछ सकता है, और चौथा आपसे पूछ सकता है नाइट्राइड का फॉर्मूला, पांचवा आपसे पूछ सकता है इसके सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। भाई ऐसे तो बहुत पूछ सकते हैं ना। तो ऑक्साइड क्या होता है, O2- होता है, आपका X+2 है और O पे 2- है, तो उल्टा पुल्टा कर दोगे तो क्या होगा, ये इसका X इसका O। सल्फर पे क्या होता है, ये आपका X+2 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 X+2। सल्फाइड है, सल्फाइड पे होता है S2-, तो क्या हो जाएगा XS हो जाएगा। हाइड्राइड है तो हाइड्राइड पे मतलब H+ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा XH2, लिखना आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नाइट्राइड है तो हो जाएगा N3-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई X3N2। सल्फेट है तो SO4 2- होता है, तो हो जाएगा XSO4। तो ये आपके फॉर्मूला हो जाएंगे। आपको ऐसे देखिए गिवन रहेगा, मेरे पास 2 सवाल हैं, वो आपको करा देता हूँ, फिर आपको छुट्टी देता हूँ, ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको दिया है दी IP1 IP2 IP3 IP4 एंड IP5 ऑफ एन एलिमेंट आर 7.1 14.3 34.5 46.8 एंड 162.2, यहाँ पे एंड लगाना भूल गया, एंड 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। यानी IP1 की वैल्यू ये है, IP2 की वैल्यू ये रही, IP3 की वैल्यू ये है, IP4 की ये है, और IP5 की वैल्यू ये रही। आपसे पूछा है कि वो एलिमेंट कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान से देखो, बहुत आसान सवाल है, लिखा भले है। तो लॉन्गेस्ट जंप कहाँ पे है, लॉन्गेस्ट जंप एंड के पहले है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 हो गए। और इनमें से कौन से एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो मैग्नीशियम में नहीं होता, सिलिकॉन में होता है, क्लोरीन में नहीं होता है, सल्फर में नहीं होता, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सिलिकॉन होगा। बस इतने आसान सवाल पूछेगा, अगर पूछेगा तो ठीक है, नोट कर लिए ना। चलो अगला क्वेश्चन करो। आपके सामने अगला सवाल और आज की वीडियो का लास्ट सवाल है तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन बिलोंग्स टू गिवन आईपी वैल्यूज, और आपको आईपी वैल्यूज ये गिवन है। पहले IP1 की वैल्यू है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की 100, तीसरी की 120, चौथे की 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जिसने भी किया ना वो गलत है। क्यों गलत है, आप बोलोगे भैया आपने तो बताया था कि लॉन्गेस्ट जंप के पहले तो इसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 1, कितने हो गए 1, तो 1 तो इसमें भी है और 1 तो इसमें भी है। देखो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे ये भी तो सोचो भाई साहब, इसमें 4 आपको आईपी की वैल्यूज दी गई हैं, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 3 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही 3 हैं, तो आप 4 IP की वैल्यू इसके लिए कैसे लिखोगे? बोलो बोलो, 4 IP की वैल्यू लिख लोगे भैया? 3 इलेक्ट्रॉन 4 IP की वैल्यू, तो यही सही होगा ये, सिर्फ 3s1। बाकी ये तो हो नहीं सकता, सबको आपने पहले ही क्रॉस चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा हो और यूजफुल भी रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।